नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है करंट जीके के बारे में 11 से लेकर 12 जून के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जो पहला फैक्ट है वो है हाल ही में जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो जस्टिस संजय यादव को कौन से हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का। देखिए, आपने पता है थोड़े दिन पहले गोविंद माथुर जी थे वहां के इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, वो सेवानिवृत्त हो गए थे। फिर उसके बाद में इनको कार्यवाहक के रूप में बना रखा था, लेकिन अभी इनको भारत के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा इनकी नियुक्ति कर दी गई है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो अब मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव जी हो गए हैं। दोस्तों, जो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उन्हें शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ दिलाते हैं दोस्तों राज्यपाल। और वर्तमान में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट कहाँ का है? ये यूपी का हाईकोर्ट है। कहाँ का है ये? यूपी का हाईकोर्ट। तो यूपी के जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो इनको जो जस्टिस संजय यादव जी है, इनको शपथ किसने दिलाई है? आनंदीबेन पटेल ने दिलाई है। हालांकि जो आनंदीबेन पटेल है ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है और साथ ही में इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है एमपी का भी। अगर एमपी में कोई एमपी हाईकोर्ट का अगर किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाता तो उसको शपथ कौन दिलाती? आनंदीबेन पटेल ही, क्योंकि जो भी राज्यपाल होता है संबंधित राज्य का वो उसको शपथ दिलाता है। वर्तमान में भारत में जो हाईकोर्टों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है? 25 है, 25। ठीक है, 25वें नंबर का कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, अमरावती में है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है उसका नाम है एल साल्वाडोर। क्या नाम है? एल साल्वाडोर नाम है। दोस्तों, एल साल्वाडोर का नाम आपने सुना होगा, एक कंट्री है। ठीक है, ये मध्य अमेरिकन देश है। आपने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का मैप देखा होगा, इन दोनों के बीच में पड़ता है ये। ठीक है, वहां पर स्थित है एल साल्वाडोर। और एल साल्वाडोर की जो राजधानी होती है दोस्तों उसका नाम है सैन साल्वाडोर। देखो, देश का नाम क्या है? एल साल्वाडोर, और राजधानी का नाम क्या है? सैन साल्वाडोर। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो यूएसए डॉलर चलती है, यानी कि अमेरिकन डॉलर। और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम है नाइब बुकेले। ठीक है, अब बिटकॉइन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक वर्चुअल मुद्रा होती है, इसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, यानी कि एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, तो अभी इसको लीगल टेंडर का दर्जा मिल गया है दोस्तों। कौन से देश ने दे दिया? दुनिया में पहली बार दिया है एल साल्वाडोर के द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में अमेरिका बिटकॉइन निवेश 2020 में निवेश के मामले में शीर्ष पर रहा। तो पहला स्थान पर कौन रहा दोस्तों? अमेरिका रहा है। अभी बताया आपको बिटकॉइन क्या होती है, एक वर्चुअल। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट में पहला स्थान तो किसको प्राप्त हुआ? अमेरिका को। और सेकंड स्थान किसको प्राप्त हुआ है? चाइना को। और दोस्तों, जो निवेश के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हुआ है 18वां स्थान। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों। हाल ही में चंद्रशेखर घोष को 3 साल के लिए दोबारा बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। तो बंधन बैंक के पहले भी यही थे, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन वापिस चंद्रशेखर घोष जी को 3 साल के लिए दोबारा बना दिया गया। आरबीआई के द्वारा इसकी अनुमति दे दी है। दोस्तों, आरबीआई के द्वारा थोड़े दिन पहले एक नियम लाया गया था कि किसी भी जैसे प्राइवेट बैंक वगैरह होते हैं, इनकी जो बड़ी पोस्टें होती है उन पर एक व्यक्ति अधिक से अधिक 15 साल तक रह सकता है। ठीक है, तो अब इसकी दोबारा नियुक्ति के लिए आदेश दिए गए हैं, अनुमति दी है इसने आरबीआई के द्वारा। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है आरबीआई की, उसके बाद में ही नियुक्त कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो अभी आरबीआई ने नियुक्ति दे दी है, परमिशन दे दी है इसको। तो अब कौन बन जाएंगे इसके? वापस चंद्रशेखर घोष जी रहेंगे बंधन बैंक के। अब बंधन बैंक चर्चा में है तो बंधन बैंक के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2014 को। और बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और इसके जो वर्तमान में एमडी और सीईओ थे वो कौन थे? चंद्रशेखर घोष। और वापस इनका 3 साल के लिए और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। देखिए, हाल ही में दहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य को असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। तो 7वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किसको कर दिया दोस्तों? दहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य को। इससे पहले भी थोड़े दिन पहले चर्चा में रहा था असम का, जब 6ठे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था रायमोना को, जो कि कोकराझार जिले में उसको घोषित किया गया था नेशनल पार्क।
ठीक है। अब असम में टोटल कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये 7 कौन कौन से, इनका नाम पता होना चाहिए आपको। देखो, एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, औरग और डिब्रू सैखोवा और रायमोना छठे नंबर का, और 7वें नंबर का कौन सा हो गया? अब दहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको नेशनल बना दिया गया, ध्यान रखना, नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है इसको। अब देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है यहां पर, ठीक है। अब जो ये दहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य को अभी हाल ही में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, तो ये है कहां पर, इसके बारे में और कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। जो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। और इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 2004 में। कब? 2004 में दिया गया था। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 111.19 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब असम चर्चा में आ जाता है, तो असम के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, असम अपनी सीमा साझा करता है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही में पश्चिम बंगाल के साथ करता है, और बांग्लादेश और भूटान के साथ करता है। असम की जो राजधानी है उसका नाम दिसपुर है, और वर्तमान में यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और राज्यपाल का नाम है असम के प्रोफेसर जगदीश मुखी। और यहां से लोकसभा की सीटें जाती 14, और यहां से राज्यसभा की सीटें जाती दोस्तों 7। कितनी जाती? 7 जाती है। और यहां विधानसभा की सीटें हैं 126। और असम का जो राज्य पशु पूछा जाए, असम का राज्य पशु का नाम क्या है? तो उसका नाम है एक सींग का गेंडा। और असम की जो राजभाषा है उसका नाम है असमिया। क्या है? असमिया। असम के जो हाईकोर्ट है उसे गुवाहाटी हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, और गुवाहाटी हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस है सुधांशु धूलिया जी। देखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आते हैं? असम तो आता ही है, साथ ही में अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड और मिजोरम। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और आसाम, इन सब का जो हाईकोर्ट लगता है उसका नाम क्या है? गुवाहाटी हाईकोर्ट। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सुधांशु धूलिया जी है, ध्यान रखिए। असम का जो वाहन अक्षर होता है वो AS होता है। क्या होता है? AS, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों, हाल ही में इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया नामक ग्लोबल डेटाबेस लॉन्च किया है। तो ये डाटाबेस लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? इंटरपोल के द्वारा किया गया। होगा क्या दोस्तों इससे? इंटरपोल ने पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने की मदद करने के लिए इस डाटाबेस को लॉन्च किया है। अब इंटरपोल चर्चा में आ जाता है, तो इंटरपोल के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, इंटरपोल को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसे दुनिया की पुलिस भी कहा जाता है। इंटरपोल को दुनिया की पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1923 को, और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, और लियोन कहाँ है? फ्रांस देश में है, ठीक है। वर्तमान में जो इंटरपोल के जो अध्यक्ष है उनका नाम है किम जोंग यांग। क्या नाम है? याद भी रखना है, इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? किम जोंग यांग, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों, हाल ही में IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष भारतीय यूनिवर्सिटी रही। 22 नहीं, यहां पे 21 कर लीजिए। क्या कर लो दोस्तों? 21 कर लो, मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो शीर्ष भारतीय यूनिवर्सिटी कौन सी रही है? IIT बॉम्बे, ठीक है। अब एक रैंकिंग जारी की गई है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से, ठीक है। तो इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। लगातार पहले नंबर पर रह चुकी है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। और तीसरा स्थान किसको प्राप्त है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को एक साथ में प्राप्त हुआ तीसरा स्थान। दोस्तों, जो भारत की, इसमें कितनी यूनिवर्सिटियां शामिल है? जो टॉप 400, कितनी? टॉप 400 में भारत की मात्र 8 यूनिवर्सिटी शामिल है, और जो टॉप 200 में भारत की मात्र 3 शामिल है। तो ये भारत की टॉप 200 में कौन कौन सी शामिल है उनको देख लेते हैं। पहला स्थान तो दोस्तों किसको प्राप्त हुआ? अभी बताया मैंने आपको, IIT बॉम्बे को, ठीक है। ऑल ओवर रैंकिंग है इसकी, अगर भारत में पूछी जाए जब तो पहली रैंक है, और ऑल ओवर रैंकिंग पूछी जाए इसकी तो 177 है। और दूसरे स्थान पे जो भारत की यूनिवर्सिटी है उसका नाम है IIT दिल्ली, और उसको ऑल ओवर रैंक है उसकी 185। कौन सी है? 185।
तीसरा स्थान प्राप्त है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट साइंसेज बेंगलुरु को, और उसका ऑल ओवर रैंकिंग है 186। कौन सी है? 186। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों, देखिएगा हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.3% का अनुमान लगाया है। तो कितना अनुमान लगाया? 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। किसने? विश्व बैंक के द्वारा लगाया गया। जीडीपी का नाम तो आपने सुना ही होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, इससे यह भी पता लगाया कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी हो सकती है, वो आप कमेंट्स करके बता दीजिए। अगर आपने न्यूज में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब वर्ल्ड बैंक चर्चा में आ गया दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट और जान लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि जो भी इसके सदस्य देश है, सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में उनकी आर्थिक सहायता देना। इसकी स्थापना हुई थी 1944 को, और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और अमेरिका की राजधानी का नाम भी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी में ही दोस्तों आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये भी वाशिंगटन डीसी में ही है। वर्तमान अगर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक का जो हेड है उनका नाम क्या है? डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों, हाल ही में सुनील छेत्री लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दुनिया के दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। दोस्तों ये सुनील छेत्री जी है, ये भारत के रहने वाले, कहां के रहने वाले हैं? भारत के रहने वाले हैं, और इन्होंने 74 गोल कर दिए हैं, और 74 गोल के साथ ये दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। पहले दूसरे स्थान पे थे अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी, लेकिन अब भारत के हो गए हैं। इनका नाम क्या है? सुनील छेत्री। ये दोस्तों मात्र क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पीछे है, और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उन्होंने टोटल गोल किए हैं 103। ठीक है, अब देख लो ये कितने पीछे हैं। तो इनका दूसरा नंबर है, ध्यान रखना, इसे कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। जो सुनील छेत्री है इसको और किस नाम से जाना जाता है? कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों इसकी मदद से ही भारत ने इस बार विश्व कप जो होगा उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। 6 साल के बाद में किया, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए लियोनेल मेसी कौन से देश के फुटबॉलर है? तो अर्जेंटीना के। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो अब पहले स्थान पे कौन है अभी जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल कर रखे हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो वो कौन से देश के हैं? आपको ये कमेंट्स करके बताना है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों, हाल ही में मर्चेंट भुगतान सेवा प्रदाता भारत पे ने पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया। तो किसने किया है? भारत पे के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। भारत पे का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी स्थापना हुई मित्रों 2018 को। कब हुई थी? 2018 को। और भारत पे का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, और वर्तमान में जो इसके सीईओ है, भारत पे के जो वर्तमान में सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसी को हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो कौन है? असनीर ग्रोवर। ठीक है, इससे पहले आपको पता है ये आईसीसी का पार्टनर भी बना है, ध्यान रखना। ये कौन? भारत पे। तो इस जब भी चर्चा में रहा भारत पे। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा ऑक्सी वन बनाने की घोषणा कर दी गई है। ये हरियाणा के जो करनाल और पंचकुला जिला है उसमें एक ऑक्सी वन बनाया जाएगा। ऑक्सी वन का मतलब होता है ऑक्सीजन वन को, मतलब एक जंगल के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, साथ ही में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने 2 योजनाओं की शुरुआत भी की है। वो 2 योजनाएं कौन कौन सी है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इस योजना में होगा क्या? इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के जितने भी वृक्ष है उनको रखरखाव के लिए वायु देवता के नाम पर 2500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। और दूसरी योजना क्या है? हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण का आयोजन के कार्यक्रम किए जाएंगे। इस पहल के तहत हरियाणा के गांव में पंचवटी के नाम से वृक्षारोपण किया जाएगा। इस प्रकार 2 योजनाओं की शुरुआत भी की हरियाणा के द्वारा ही। अब हरियाणा स्टेट चर्चा में आ जाता है, तो हरियाणा के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों हरियाणा को शॉर्ट जो इसका वाहन अक्षर होता है वो क्या होता है? HR। क्या होता है? HR। कई बार हरियाणा को हम शॉर्ट में लिखते हैं HR। ठीक है, हरियाणा की जो राजधानी है वो होती है चंडीगढ़। क्या होती है? चंडीगढ़। और हरियाणा के जो वर्तमान में सीएम है, अभी बताया मैंने आपको, मनोहर लाल खट्टर जी है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा के जो वर्तमान में गवर्नर है उनका नाम सत्यदेव नारायण आर्य जी है।
यहाँ से लोकसभा की सीटें जाती 10, राज्यसभा की सीटें जाती 5 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 90। कितनी है? 90। और इसका जो हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा का संयुक्त रूप से हाई कोर्ट है और उसके जो चीफ जस्टिस है वर्तमान में जस्टिस रविशंकर झा जी है। हरियाणा अपनी सीमा साझा किस किस के साथ साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और साथ ही में एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसके साथ साझा करता है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में अंडमान सागर में 31वें नंबर का इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास आयोजित किया गया। तो इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास कौन से नंबर का आयोजित किया गया? 31वें नंबर का। और कहां पर किया गया? अंडमान सागर में। दोस्तों ये 3 दिवसीय है और ये 9, 10, 11 जून। कब से कब तक चला? 9 जून, 10 जून और 11 जून, यानी कि 9 से लेकर 11 तक। भारत की ओर से स्वदेशी नौसेना का जो अब तटीय गश्ती पोता आईएनएस सरयू ने भाग लिया इसमें, और साथ ही में थाईलैंड की ओर से जो थाई नौसेना का एसटीएमएस काबरी ने भाग लिया इसमें। ठीक है। कॉर्पेट अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच 2005 से हर वर्ष लगभग 2 वर्ष में हो जाता है ये, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये गश्ती अभ्यास है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में EIU की दुनिया की निवास योग्य शहरों की लिस्ट में ऑकलैंड शहर शीर्ष पर रहा। तो ऑकलैंड दोस्तों न्यूजीलैंड का एक शहर है, ये पहले स्थान पर रहा है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? EIU। अब ये क्या है EIU? इसका पूरा नाम दोस्तों होता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसकी स्थापना हुई थी 1946 को और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, तो इसके द्वारा विश्व में सबसे अधिक निवास योग्य शहरों की लिस्ट जारी की गई है अभी हाल ही में। तो उसमें पहला स्थान तो प्राप्त किसको हो गया? ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का शहर है। दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? ओसाका। किसको? ओसाका को प्राप्त हुआ है दोस्तों। और ओसाका कहाँ है? जापान में। तीसरा स्थान एडिलेड को, चौथा स्थान प्राप्त हुआ वेलिंगटन को, और 5वां स्थान जो टोक्यो को प्राप्त हुआ है, जो कि जापान की राजधानी है। जापान देश की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम G7 सम्मेलन 2021 की मेजबानी कर रहा है। तो G7 सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? यूके। कौन कर रहा है? यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। दोस्तों यूके का नाम आपने कई बार सुना होगा। यूके में एक देश नहीं है, इसमें 4 देश शामिल होते हैं। वो कौन कौन से? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ये सब मिलकर क्या बनता है? यूके। और जो ब्रिटेन में आते हैं, ब्रिटेन में दोस्तों उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं होता है। उसमें देखो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों मिलकर तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में 4 आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, और जो अगर पूछा जाए ब्रिटेन के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन है। और राजधानी क्या है? लंदन। संसद को किस नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। और मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड स्टर्लिन। क्या है? पाउंड स्टर्लिन। दोस्तों ये G7 क्या है? इसमें 7 तो कंट्री है। कितनी कंट्री है? 7 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। तो 7 कंट्री कौन कौन सी इसमें जो शामिल है? देखिए इसमें कनाडा आता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, और एक आता है यूरोपियन यूनियन यानी कि EU। यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल होती है। इसका जो आयोजन है वो 11 जून से लेकर 13 जून तक चल रहा है। ठीक है, इस बार इसका जो संस्करण हो रहा है वो 47वां नंबर का हो रहा है। कौन सा हो रहा है? 47वां हो रहा है। और इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो यूके में किया जा रहा है, लेकिन यूके में भी प्रॉपर कौन सी जगह पर किया जा रहा है? कॉर्नेल नामक स्थान पर किया जा रहा है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। दोस्तों ये जो सम्मेलन हुआ है इसमें ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया जैसे देशों को भी गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है, इनवाइट किया दोस्तों। तो भारत के जो प्रधानमंत्री जी है इसमें 12 और 13 जून को वर्चुअली रूप से भी जुड़ेंगे इस सम्मेलन में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं, हाल ही में रूस देश ने अपनी नौसैनिक जहाज को फुल्ली स्टील्थ वारशिप बनाया। तो फुल्ली स्टील्थ वारशिप कौन से देश ने अपनी नौसेना जहाज को बना दिया है? वो रशिया के द्वारा बना दिया गया है। दोस्तों रशिया का नाम तो आपने सुना होगा, ये रूस
और रूस जो देश है वो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। पहली बात तो कौन से महाद्वीप में आता है? दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा? रशिया ही है। यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? मॉस्को। और दोस्तों पता है मॉस्को में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो आपसे पूछा जाए 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पर हुआ था? मॉस्को में, जिसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर दूसरी बार खिताब जीता था। लेकिन अब देखो 2018 में हुआ है, फिर 4 साल बाद में यानी कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा? कतर में होगा। और देखो इस रशिया के द्वारा एक कोरोना की जो वैक्सीन बनाई गई थी उसका रजिस्टर करने वाला पहला देश बना था दुनिया का, और उस वैक्सीन का नाम क्या था? स्पुतनिक 5। क्या था? स्पुतनिक 5। अब रशिया आया तो रशिया के बारे में और कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो रूस है, रूस की राजधानी अभी बताई मैंने आपको मॉस्को होती है। वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिखाइल वी मिशुस्तिनी। क्या नाम है? मिखाइल वी मिशुस्तिनी। और जो यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम व्लादिमीर पुतिन। ये एक ऐसा वहां पर अध्यादेश लेके आए थे कि 2036 तक अपने पद पर यही बने रहेंगे। यानी कि रूस के जो राष्ट्रपति है वो 2036 तक कौन होंगे दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन ही होंगे। ठीक है। रूस में जो मुद्रा चलती है उसका नाम रूबल है। मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। और संसद को ड्यूमा नाम से जाना जाता है। रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ड्यूमा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा के अध्यक्ष एम.आर. कुमार का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अध्यक्ष का नाम क्या है? एम.आर. कुमार। ठीक है। किसका? LIC का। किसका? LIC का। शॉर्ट में बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हिंदी में इसी को बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। LIC की जो स्थापना हुई थी वो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और वर्तमान में जो इसके हेड है उनका नाम क्या है? एम.आर. कुमार, जो मार्च 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले, उस रिपोर्ट में एक आ गया था कि जो LIC है ये दुनिया की 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है और साथ ही में ये दुनिया में 3री सबसे मजबूत बीमा कंपनी भी है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों, हाल ही में लिस्बन में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा कौन सा मेडल जीत लिया गया? स्वर्ण पदक जीत लिया गया, गोल्ड मेडल जीत लिया गया है। ये इसका आयोजन कहां पर हुआ है? लिस्बन में। देखिए दोस्तों ये भाला फेंकने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेवलिन भी बोलते हैं। तो जेवलिन थ्रो बोलो या भाला फेंक बोलो, बात एक ही है। ये जो नीरज चोपड़ा जी है ये पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो इसमें भाला फेंका गया है वो 83.18 मीटर फेंका गया है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं मित्रों, हाल ही में डिंको सिंह का निधन हो गया। तो डिंको सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भारतीय बॉक्सर है। कौन है? भारतीय बॉक्सर है और मणिपुर के रहने वाले हैं। ठीक है। इन्होंने 1998 में इन्होंने एशियाई गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। 2013 में इन्हें भारत का जो चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है उसका नाम पद्मश्री अवार्ड, उससे इनको सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही में 1998 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में ट्विटर पर प्रतिबंध होने पर नाइजीरिया सरकार ने कू, जो कि एक भारतीय ऐप है, उससे जुड़ गई है। दोस्तों जहां पर जो ट्विटर का काम होता है वो का वही काम किसका होता है? कू का। तो कू जो भारतीय ऐप है, कहां का ऐप है? भारतीय। ट्विटर ने नाइजीरिया सरकार पर बैन लगा दिया गया था ट्विटर को लेकर, तो अब इसने किसको ग्रहण कर लिया? किससे जुड़ गई है? कू से जुड़ गई है। अब देखिए नाइजीरिया चर्चा में आया दोस्तों, तो इसके ऊपर ये बैन कब लगाया गया था? 5 जून 2021 को ट्विटर ने इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। नाइजीरिया आया तो नाइजीरिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जो नाइजर देश अलग है, नाइजीरिया अलग है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। और ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। आपसे पूछा जाए नाइजीरिया देश कौन से महाद्वीप में आता है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। नाइजीरिया की राजधानी का नाम क्या है? अबुजा। और यहाँ के जो वर्तमान में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है नायरा। और यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनका नाम है मोहम्मद बुहारी। क्या नाम है? मोहम्मद बुहारी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में सिस्टर सी डंगरेमबंगा को
PEN प्रिंटर प्राइज 2021 का पुरस्कार मिला। तो सिस्टर सी डंगर में जो डंगरे मबागा है ये कौन है दोस्तों? ये जिम्बाब्वे की रहने वाली एक लेखिका है पहली बात तो, ठीक है। ये लेखक जो होते हैं उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। PEN प्रिंटर प्राइज पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों? आपसे पूछा जाए तो ये जो भी लेखक होते हैं उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में और ये पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, नाटककार थे हेराल्ड प्रिंटर, उनकी स्मृति में इसको दिया जाता है। दोस्तों ये थे आज को लेकर हमारे करंट फैक्ट।